Dear student, good morning. Today we will discuss about globalization, globalization and the India economy. It is the third chapter of economics class 10th. We will describe this chapter what is globalization and what is the impact of the uh, India of the globalization. प्यारे स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर्स में क्या ग्लोबलाइजेशन क्या है होता है, इसका हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह जो है चैप्टर है वह इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन द इंडिया इकोनॉमी। देखिए, इसमें हम लोग मुख्य जो पार्ट्स पढ़ने हैं वह कौन कौन से पढ़ना है उसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहला पढ़ना है कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, अक्रॉस कंट्री मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बारे में पढ़ना है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। इंटरलिंकिंग मतलब जुड़ा हुआ, अर्थात प्रत्येक कंट्रीज का प्रोडक्ट हो या पॉलिसी जो एक दूसरे कंट्री से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। कब ये सारी चीज़ें हुई हैं? ग्लोबलाइजेशन के बाद। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत पे ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, और सबसे जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है कि अगर हम फेयर ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसमें हर कंट्रीज़ को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट है वो आप देख लेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक को। देखिए, जो लोग स्कूल आ रहे हैं उनको हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं। जैसे हमारा जो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन, उसमें इसके बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं वहाँ आपको बताया हूँ। आप क्लास में अगर आ रहे होंगे तो ये सारे चैप्टर आपको और ही ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम द फॉरेन ट्रेड प्रूव्ड द मेन चैनल इन कनेक्टिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, लंबे समय से ये प्रोसेस चला आ रहा है कि हर कंट्रीज एक दूसरे से क्या करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है, जो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। जैसे प्राचीन समय में क्या था कि कोई भी कंट्रीज एक दूसरे कंट्री से लिंक नहीं था। मान लीजिए इंडिया है तो यह दूसरे कंट्री से लिंक नहीं था, यह दूसरे कंट्री से लिंक नहीं था, ये दूसरे कंट्री से लिंक नहीं था। देश में बहुत सारे कंट्रीज थे लेकिन एक दूसरे से कोई भी कंट्रीज लिंक नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, एक कंट्री से कनेक्ट हो गया, एक कंट्री से कनेक्ट हो गया, एक कंट्री से कनेक्ट हो गया, और इस कंट्री से ऐसे कनेक्शन एक दूसरे से क्या होता गया, बढ़ता गया, और ग्लोबलाइजेशन क्या होता गया, डेवलप होता गया। तो कह रहे हैं कि बहुत ही लंबे समय से जो फॉरेन ट्रेड है मतलब विदेशी व्यापार है, प्रूव द मेन चैनल इन कनेक्टिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज से क्या कर चुका है, जुड़ चुका है। ठीक है, In fact, advancement of international trade of country is an index of economic प्रॉपरिटी। मतलब कहने मतलब है कि जब से यह एडवांसमेंट हुआ, अर्थात ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुआ, अर्थात एक कंट्री दूसरे कंट्री से अटैच हुए, इंटरलिंक हुए, तो इससे क्या हुआ कि प्रॉपरिटी मतलब संपन्नता आई एक दूसरे कंट्रीज में, और एक दूसरे कंट्रीज का क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मान लीजिए हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन डेवलप होगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से हम टेक्नोलॉजी को ले लेंगे, यहाँ से कैसे वस्तु बनती है उसको ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है। देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन का डिफिनीशन देने का प्रयास किया है यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि विभिन्न देशों का एक आपस में क्या होते हैं, फॉरेन ट्रेड होता है।
विभिन्न देशों का आपस में फॉरेन ट्रेड हो, मत लीजिए वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज़ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इससे व्यापार होगा, इसका इससे व्यापार होगा, इसका इसका व्यापार होगा, इसका इसका व्यापार, मतलब सब कंट्रीज एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, मतलब संबंध है एक दूसरे कंट्रीज का थ्रू फॉरेन ट्रेड, मतलब व्यापारों के माध्यम से, विदेशी व्यापारों के माध्यम से, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन निवेशों के माध्यम से, बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। आप जानते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कंपनी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इन सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से एक कंट्री दूसरे कंट्री से, वो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेड हो, इसके द्वारा क्या है, जुड़ा होता है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अर्थात कहने का मतलब है कि पूरे कंट्री को हम लोग एक फैमिली मान लेते हैं, पूरे वर्ल्ड को हम एक फैमिली के रूप में मान लेते हैं, और सारे कंट्रीज और एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और विभिन्न नीड्स के माध्यम से जुड़े हों। तो इस कंडीशन को हम लोग ग्लोबलाइजेशन की स्थिति कहते हैं। इन रिसेंट ईयर्स मार्केट इन इंडिया हैव ट्रांसफर्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और आज के समय देखिए तो भारत के बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में भी क्या है, एस्टाब्लिश है, और दूसरे कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो हमारे इंडिया में क्या हैं, एस्टाब्लिश हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाई है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, देखिए आज के ज़माने में जो देखा जाए ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट के बाद कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही कंट्री में हो, वह एक कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे नहीं हो रहा है उस चीज़ का, तो वहाँ पे इस ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आप इसको समझने का प्रयास करिए, भारत में जो खनिज तेल है या पेट्रोलियम है वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इसका वहीं भंडारा देखिए तो सऊदी अरब है, इराक है, वेनेजुएला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन सारी चीज़ों का। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अपने यहाँ मंगा लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ, लेकिन उसको हमने अपने कंट्रीज़ में मंगा लिया, तो इसी को बोलते हैं एक्रॉस। क्या बोलते हैं, एक्रॉस। मतलब एक कंपनी एक देश के एक देश को क्रॉस करके दूसरे देश में चलाया। या भारत में जो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें हैं वह बहुत ही अधिक मात्रा में है। यहाँ पे मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर बेस्ड कोई चीज़ है और यहाँ पे सऊदी अरब में पानी नहीं है या राशन के लिए नहीं, तो यहाँ से यहाँ पे वो चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया। तो ये कंपनी, ये जो कंट्री से क्या हो गया, एक्रॉस कर गया। कोई भी प्रोडक्शन में एक कंपनी को एक्रॉस कर गया, इस कंट्री को एक्रॉस कर गया और दूसरे कंट्री में चला गया, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज। मतलब एक वस्तु का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना या दूसरे कंट्री के तीसरे कंट्री में आना, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज। और ये सारा संभव कैसे हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। ठीक है। The early phase of globalization involved export of raw material from colonial countries such as India and import of finished product from industrial development European countries and the USA। देखिए स्टार्टिंग पीरियड में अगर देखा जाए ग्लोबलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप जानते हैं कि इंडिया एक अनडेवलप कंट्री है। यहाँ पे मान लीजिए रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा है। रॉ मटेरियल मतलब कपास है, पेट्रोलियम है, कोयला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मान लीजिए एक कंट्री है ब्रिटेन हो गया, चाहे यूएसए हो गया, ठीक है। तो ब्रिटेन या यूएसए हो गया, इसके पास टेक्नोलॉजी भी है, इसके पास इंडस्ट्रीज़ भी है, इसके पास मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, पैसा भी है, सारा चीज़ है। तो क्या करेगा कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल से यहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज़ में क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको रेडी माल तैयार करेंगे और फिर उसको ला करके अपने मार्केट में यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो यह आपको देखने में मिलता है जब इंडिया एज ए कॉलोनी कंट्री के रूप में था। इंडिया या वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज जो कॉलोनी कंट्री थे वह अनडेवलप थे, डेवलप नहीं थे। वहाँ से रॉ मटेरियल ले करके जाते थे सब डेवलप कंट्री वाले, और वहाँ से मटेरियल तैयार करते थे, फिर उसको ला करके क्या करते थे, बेचते थे। तो अगर ग्लोबलाइजेशन की स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो अनडेवलप कंट्री थे वहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सब डेवलप कंट्री वाले, ठीक है। वही कर रहा है कि द अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे मालों का निर्यात किया जाता था फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रीज, मतलब जो गुलाम देश होते थे, सच एज इंडिया, मतलब उसमें भारत भी एक गुलाम कंट्री के रूप में था, एंड इम्पोर्ट फ्रॉम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम
इंडस्ट्रियली डेवलप यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएसए, और यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए से जो तैयार माल आता था उसको आता था। मतलब स्टार्टिंग में यही हुआ कि आप समझ सकते हो कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होगा वहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे सब, जहाँ टेक्नोलॉजी होगा इंडस्ट्री जो वहाँ से तैयार माल करके लाकर यहाँ पे सेल करेंगे। बट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी थिंग बिगेन टू चेंज, लेकिन 20वीं शताब्दी के मिडिल में देखा जाए लगभग 1950 या 60 के बाद तो ये सारे कंडीशंस क्या हो गए, चेंज हो गए। सम कंपनीज बिकेम मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि कुछ वर्ल्ड की ऐसी कंपनियां जो थी वह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गई। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब वह एक देश से दूसरे देश में भी क्या करती थी, अपने आप को एस्टैब्लिश करती। मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेशन वो होता है जो मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है तो इसको मल्टीनेशनल कंपनी नहीं कहेंगे, लेकिन ये कंपनी यहाँ भी इस्टाब्लिश हो गई, ये कंपनी यहाँ भी इस्टाब्लिश हो गई, ये कंपनी यहाँ भी इस्टाब्लिश हो गई, अर्थात इसका जो कनेक्शन है एक कंट्री से ज़्यादा देशों में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोल सकते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज बोल सकते हैं। तो जब 1920 के आसपास 1950 या कहें 20वीं सेंचुरी के मिडिल के आसपास देखें तो अब रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ नहीं जाता था या यहाँ से यहाँ नहीं जाता, क्योंकि एक कंपनी यहाँ चली गई, और जब कंपनी चली गई तो यहीं पे प्रोडक्शन करेगी, और जहाँ पे प्रोडक्शन करेगी वहीं पे अपने मार्केट को सेल भी कर देगी, या वहाँ से अपने वस्तु को दूसरी जगह पे क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। तो यह आपको देखने को मिलेगा 1950 के आसपास या मिडिल सेंचुरी ऑफ द 20। Some companies became multinational corporation as they spread their economic activities to various parts of the world। और ये जो कंपनीज थी अपने आप को बहुत सारे कंट्रीज़ों में क्या कर ली, डेवलप कर ली, एस्टैब्लिश कर ली। देख लीजिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, देख लीजिए क्या होता है, व्हाट इज ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एन एमएनसी इज कंपनी डेट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। अभी हम आपको बताएं कि इसका वह कंपनी जिसका अधिकार जो होता है एक से अधिक देशों में होता है, या उसका जो प्रोडक्शन होता है वह एक से अधिक देशों में होता है, या उसकी जो वह इस्टेब्लिश होता है वह एक से अधिक देशों में होता है, तो ऐसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का या कॉरपोरेशंस का उद्देश्य क्या होता है। तो इनका जो मेन जो उद्देश्य होता है ना वह यह होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। ये अपने कंपनीज वहीं पे एस्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे इनको आसानी से लेबर मिल जाए, जो सस्ते दर पे लेबर मिल जाए, वो आसानी पे नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए, उनको आसानी से मार्केट मिल जाए, ठीक है। तो वह हमेशा ऐसे कंट्रीज़ का चुनाव करते हैं जहाँ पे मार्केट बड़ा हो, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सस्ते में मिल जाए, जहाँ पे लेबर्स इनको सस्ते में मिल जाए, इनको ज़्यादा टैक्स न देना पड़े। जो अनडेवलप कंट्रीज होते हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, जो बिल्कुल अविकसित होते हैं, वहाँ पे ये अपना कंपनीज को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं और अधिक से अधिक क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब ये कम से कम लागत लगाना चाहते हैं और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दे सेल देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली एंड आल्सो प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस ग्लोबली। देखिए वह अपने वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन कर लिए, तो कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे बेचेंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए रेट कम है तो इसको ग्लोबली दूसरे कंट्रीज में यहाँ बेचेंगे। मतलब वह हमेशा ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे हो, तो वह अपने मटेरियल को ग्लोबली बेच सकते हैं और वह ऐसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिसका ग्लोबली क्या हो, डिमांड हो। अर्थात ऐसा एक वस्तु नहीं बनाएंगे जिसका कोई विश्व में कोई मांग ही ना हो, तो वह हमेशा इस चीज़ को बनाते हैं जो वर्ल्ड में उसका डिमांड हो, ठीक है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। देखिए इनका जो प्रोडक्शन पार्ट्स होता है, प्रोसेस होता है, वह बहुत कम कंट्रीज में होता है, बहुत छोटे कंट्रीज में होता है या एक दो कंट्री में होता है, लेकिन इनका जो मार्केटिंग होता है वह बहुत ज़्यादा कंट्रीज में होता है। एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसमें दो फायदे होते हैं। मान लीजिए कंपनी यहाँ से अगर यहाँ गई तो इसको ये फ़ायदा हुआ कि इसको कम टैक्स देना पड़ा। दूसरा प्रॉफिट ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्स आसानी से मिल गया। तीसरा प्रॉफिट ये हुआ कि इसको मार्केट मिल गया।
चौथा प्रॉफिट इसको ये हुआ कि लेबर सस्ते मिल गए, ये इसको प्रॉफिट हुआ। अब इस कंट्रीज़ को क्या प्रॉफिट होगा? इस कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि इसके टेक्नोलॉजी के बारे में कंट्रीज जान जाएगा। फिर इस कंट्रीज़ को अधिक से अधिक क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, ठीक है। इस कंट्री को टैक्स मिलेगा, दोनों को फ़ायदा होता है। इस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से दोनों फ़ायदा होता है, एक तरफ कंपनी को भी फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ देश को भी फ़ायदा होता है। चल देखते हैं। बाय स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज द MNC गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज एट द चीप प्राइस। अभी हम आपको बताएं कि इसको ये फ़ायदा होता है कि ये जहाँ पे इस्टाब्लिश अपने आप को करती है वहाँ से वो चीप प्राइस पे नेचुरल रिसोर्सेज ले लेती है, लेबर्स ले लेती है, कम टैक्स देकर देती है, ठीक है। दिस इंक्रीज देयर प्रॉफिट, इससे इसको क्या मिलता है? अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। बाय स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन द MNC जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अंडर डेवलप कंट्रीज। और जो देश को फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है? रोजगार सृजित होता है। अर्थात फिर इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, और एक कंट्रीज है, ये इस यहाँ पे अपने आप को एस्टाब्लिश उसी कंट्री में करती है जहाँ पे देखती है कि हमको लेबर आसानी से मिल जाए, हमको नेचुरल रिसोर्स आसानी से मिल जाए, हमको टैक्स कम देना पड़े, हमको मार्केट मिल जाए, हमको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, प्रॉफिट क्या हो? ज़्यादा हो। ये सारे फ़ायदा कंपनी देखती है। ऐसा नहीं कि किसी कंट्रीज़ में लेकर खोल देती है अपनी कंपनी। तो हमेशा अगर कंपनी को इतने सारे फ़ायदा जिस कंट्रीज़ में उसको दिखता है ना, वहीं पे अपने आप को ले जाकर क्या करती है? एस्टाब्लिश करती है। उस देश को क्या फ़ायदा होता है जहाँ पे कंपनी खुलती है? तो इस देश को सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाता है और धीरे धीरे वो कंट्रीज उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या हो जाता है? जान जाता है, या इस प्रोडक्शन से जो भी टैक्स मिलेगा इस कंट्रीज़ को टैक्स भी मिल जाता है। तो यही प्रॉफिट होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।